नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। बीना में सीएम शिवराज ने सौगात दी। सीएम शिवराज ने 200 बिस्तर के कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया, साथ ही ऑक्सीजन बॉटलिंग और रिफिलिंग संयंत्र का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। इसके साथ ही मंत्री गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह भी मौजूद थे। सीएम शिवराज ने कहा कि इस कोविड अस्पताल में सभी सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं होगी। साथ ही सीएम ने कहा कि संक्रमण अब काबू में है, लेकिन सावधान रहना होगा। सीएम ने कोरोना नियमों के पालन और वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। इसके बाद सीएम ने बुधनी में भी कोविड सेंटर का शुभारंभ किया। एकलव्य परिसर में बने इस कोविड सेंटर में 500 बेड हैं, जिसमें 50 अतिरिक्त बेड बच्चों के लिए भी आरक्षित किए गए। को हृदय से धन्यवाद और आभार। हृदय से, मैं सचमुच में जितनी लगन से, जितनी चिंता से, जितनी हृदय की तरफ से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, वो सचमुच में बहुत अद्भुत है। और आज हम देख रहे हैं कि एक अस्पताल खड़ा है जिसमें 200 बिस्तर है। तैयारी हमारी 1000 की, लेकिन जब देखा कि कोविड का प्रकोप कंट्रोल कर लिया गया है, तो हमने कहा कि अभी 200 बिस्तर से हम प्रारंभ करेंगे। एक अत्याधुनिक अस्पताल जैसी यहां व्यवस्था, बिस्तर, ऑक्सीजन की लाइन, यहां ओपीडी, यहां पैथोलॉजी, यहां एक्सरे, यहां दवाइयां, यहां वैक्सीनेशन का इंतजाम, सारी व्यवस्थाएं करने की हमने विनम्र कोशिश की है। बहुत मेहनत से कोशिश की है और प्रार्थना ये की कि इसकी जरूरत ना पड़े। लेकिन हम दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए जो भयंकरता हमने देखी है, हम हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते। किसी को लग सकता है अरे जरूरत क्या थी, लेकिन हां, हमने इसलिए हम कोई कसर नहीं रखेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और उनकी पूरे टीम को बधाई देता हूं। आज देश में जब पॉजिटिविटी की रेशियो लगभग 5 तक आया है, 3, 4, 5 राज्यों ने तेजी से घटना शुरू किया है, उसमें मध्य प्रदेश शायद एक केस स्टडी भी होगा जो 0.4 दशमलव तक पॉजिटिविटी रेट घटा दिया है। यह सबसे बड़ा उपलब्धि है। जिले के प्रशासनिक अधिकारी, राज्य सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ में वर्चुअल मीटिंग करके, चर्चा करके 3-3, 4-4 घंटे तक, और कभी कभी तो दिन में 2 बार चर्चा करके और हर जिले की समस्या को जिलेवार समझने की जो कोशिश की, और उसी का परिणाम है कि आज देश के अन्य इलाकों में, दुनिया के अन्य इलाकों के अलावा हमारे मध्य प्रदेश में मृत्यु दर बहुत कम रही है। तो निश्चित रूप से कहते हैं नहीं कि आपदा के समय राजा की परख होती है। आपातकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र नारी। तो राज धर्म का सबसे बेहतर उदाहरण जो शिवराज जी ने प्रस्तुत किया है, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है, यह इतिहास रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो तीसरी लहर ना आए, जिसके बारे में सभी को आशंका है। इस तरह से सरकार ने रात दिन प्रयास किए हैं, ये इस बात का प्रमाण है। यहाँ पर जब शुरुआत हुई तो सिर्फ खेत था, इसके अलावा कुछ नहीं था। यहाँ पर पूरी सड़क बनाई गई, डामर रोड बनाया गया, पूरा चारों इलेक्ट्रिक की सप्लाई की लाइन खड़ी की गई, वाटर सप्लाई की लाइन खड़ी की गई। जो हॉस्पिटल बना है, उसका जो डोम बना है, वो इतनी मजबूती के साथ बना है कि आने वाले हम 5-10 साल तक भी उसका उपयोग करना चाहें। इधर दिग्विजय की बात करेंगे तो दिग्विजय के एक और बयान पर सियासी बवाल मच गया। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने की बात को लेकर सियासत गर्मा गई। क्लब हाउस पर चैट के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा, कांग्रेस सरकार आने पर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस चैट में एक पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद था। दिग्विजय के इस बयान पर सीएम शिवराज ने हमला बोलते हुए कहा कि कश्मीर देश का मुकुट है। कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोलने लगी है। कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह की गतिविधियों की एनआईए जांच होनी चाहिए। इसके अलावा सिंधिया ने भी प्रहार करते हुए कहा, कांग्रेस आज भी पाकिस्तान का पक्ष लेने से
चूकती नहीं। इधर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने लगातार बयान दिया कि शैल और कंसिडर में फर्क समझिए। कांग्रेस भी दिग्विजय के बचाव में उतर आई। when they revoked Article 370, then insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So, therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. Thank you so much. Thank you, Shahzeb. Next speaker. ये भारत का मुकुटमणि है, अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी, आतंकवाद को प्रश्रय देगी? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है। जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। सोनिया जी जवाब दो, देश आपसे जवाब चाहता है। ये हमेशा से देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होने का काम करते हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान दिया है, मैं इस बात की मांग करता हूं कि ये जो आज उन्होंने ये जो चैटिंग उन्होंने जो की है, क्लब चैट जो हुई है, और क्लब चैट के अंदर पाकिस्तानी पत्रकार का सम्मिलित होना, ये इस देश की सुरक्षा से लेकर के इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए भयानक खतरा है। नहीं, ऐसा लगता है दिग्विजय सिंह पगला गए। पगलाए हुए तो पहले से ही थे, पर दिग्विजय सिंह जी को यह समझ लेना चाहिए कि एक दिग्विजय सिंह नहीं, 100 बार दिग्विजय सिंह पैदा हो जाएं, 100 दिग्विजय सिंह पैदा हो जाएं, और एक बार नहीं 100 बार कांग्रेस मरे और जन्म ले ले। किसी की माई के लाल ने दूध नहीं पिलाया कि वो भारत में अब कश्मीर में 370 लागू कर दे और बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दे। दिग्विजय सिंह जी उन्हें धन्यवाद देते हैं, थैंक यू कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी ओब्लाइज करते हैं और उत्तर देते हैं कि अगर मोदी जी हट जाते हैं सत्ता से तो जो कश्मीर पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो आर्टिकल 370 को फिर से रिवोक कर देगी, अर्थात आर्टिकल 370 को 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः स्थापित करेगी। आप सोचिए जरा, ये दो चीजें दर्शाता है। एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही। दिग्विजय के बयान पर अब पत्राचार भी शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा गया है। वीडी शर्मा ने यह पत्र लिखा, आपको बता दें। दिग्विजय की गतिविधियों की जांच कराने की मांग लगातार की जा रही है। इससे पहले भी वीडी शर्मा ने कहा था कि उनकी गतिविधियों की एनआईए जांच हो, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए
गंभीरता से लेते हुए वीडी शर्मा ने अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। तो दिग्विजय सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संदेह होता है ये राजनीति नहीं षड्यंत्र है। अगर मेरी कही हुई बात से दुश्मन देश को फायदा होता है तो इससे दुर्भाग्य और कुछ नहीं। बहुत तकलीफ होती है। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। संदेह ये होता है कि ये राजनीति नहीं है, ये षड्यंत्र है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारी कही हुई किसी बात से हमारे दुश्मन देश को अगर फायदा होता है तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। कारण दिग्विजय सिंह जी बताएंगे, उनकी पार्टी के लोग बताएंगे। धारा 370 का जहाँ तक सवाल है, धारा 370 हटना इस देश के लिए शुभ संकेत है। और जो अभी हमारा कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, लड़ाई तो उस तरफ आगे बढ़नी चाहिए। मुझे लगता है ऐसी चीज़ें, ये कथन मैं शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे टिप्पणी करूं। तो 370 को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान का कांग्रेस ने बचाव करते हुए इसे बीजेपी आईटी सेल की करतूत बता दिया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। ये फितरत हमेशा रहती है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई भ्रमर में फंसती है तो इस तरह के फर्जी जोड़ तोड़ के ऑडियो वायरल कर देते हैं। जब दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया कि ये शेल और कंसीडर में फर्क नहीं समझ पाते ऐसे अनपढ़ लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उनके वीडियो का और मामला क्लियर हो जाता है। कुल मिला के हम तो ये पूछना चाहते हैं इनसे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कि तुम इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां लूटा। तो पूरी की पूरी कांग्रेस दिग्विजय के बचाव में उतर आई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शरद श्रीवास्तव जुड़े हैं। शरद, वीडी शर्मा ने कहा था कि इसकी एनआईए जांच होनी चाहिए, इनकी गतिविधियों की एनआईए जांच होनी चाहिए, और उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए वीडी शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख दिया। क्या है पत्र में? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णु दत्त शर्मा, उन्होंने आज सुबह में ही, जैसे ही ये दिग्विजय सिंह की जो चैट का हिस्सा है वो वायरल हुआ था, सामने आया था, उसके बाद ही उन्होंने कहा, आरोप लगाते हुए कहा था कि दिग्विजय सिंह ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी जांच एनआईए के जरिए होनी चाहिए, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कहा था कि वो इस सिलसिले में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको पत्र लिखेंगे, और वो पत्र उन्होंने लिख भी दिया है। और इस पत्र में उन्हीं सारी बातों को दोहराते हुए मांग की गई है कि उनकी गतिविधियों की एनआईए से जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि उनकी जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को और वीडी शर्मा को देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उनमें कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये शामिल हैं, इस वजह से जांच होना चाहिए। तो ये सारी बातें उन्होंने इस पत्र में उठाई हैं। लेकिन जैसा आपने कहा भी है कि जैसे ही दिग्विजय सिंह की जो चर्चा हुई उस क्लब हाउस के चैट में वो सामने आई है, पूरी बीजेपी एक तरीके से उनके ऊपर हमलावर हो गई है, और उन पर कई तरीके के जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। और हालांकि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो उनका बचाव करने में है, लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं बिल्कुल बचाव करने से पहले शरद, अगर कांग्रेस के नेता सुन लेते, साफ साफ उसमें बोला गया एक शब्द की बहुत ही दुखी करने वाला फैसला था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, भोपाल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने विभाग के भावी योजनाओं और रचनात्मक कदमों का जिक्र किया। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा, एमपी में साथी बाजार योजना की शुरुआत की जाएगी। साथ ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए साथ ही कृषक समूह की प्लानिंग कर स्वयं सहायता समूह और कृषक उत्पादन कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की फसल बेचने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही किसानों के हित में उठाए गए कई और योजनाओं का खुलासा किया। हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का, हमारे एसएचजी ग्रुप्स को आत्मनिर्भर बनाने का, और जो हमारा उत्पादन है उसको दुगना करने के लिए ये साथी बाजार का जो कंसेप्ट हम लेके आए हैं, ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के किसानों को खुशहाल जीवन व्यतीत करने की ओर ले जाएगा और विकास की ओर।
इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में अपने आवास पर दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक ली। दतिया को पूरी तरह से अनलॉक करने की मांग बैठक में की गई। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों को सीमित समय के लिए खोलने की मांग सदस्यों ने की। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रशासन अनलॉक का प्रस्ताव सरकार के पास भेजे, वहीं से अंतिम निर्णय होगा। वहीं बैठक में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, इसलिए तीसरी लहर की अभी से तैयारी करनी होगी। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। जबलपुर की बात करेंगे, जहां पर मेडिकल यूनिवर्सिटी में बड़ा घोटाला सामने आया, जहां छात्र छात्राओं को पास फेल करने का बड़ा खेल खेलने जाने की जानकारी मिली है। आरोप है कि विश्वविद्यालय में रिजल्ट बनाने वाली ठेका कंपनी माइंड लॉजिक्स ने एब्सेंट छात्र छात्राओं को भी पास कर दिया। कंपनी पर छात्र छात्राओं को मनमानी से पास फेल करने और मार्क्स एंट्री पोर्टल में भारी बदलाव करने का आरोप है। इसमें तो अभी जांच चल रही है। कुछ अभी जो कंक्लूजन जब निकलेंगे वो शासन को प्रेषित किए जाने कर देंगे समय सीमा में। और बढ़ते आगे, वैक्सीन के बिना अब उज्जैन के महाकाल मंदिर में पंडे पुजारियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। बृहस्पति भवन में आपदा प्रबंधन की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। कभी दूर से ही जगमगाते, श्रद्धालुओं से रोशन और भक्ति गीतों से गुंजायमान रहने वाले महाकाल मंदिर में लंबे समय से कोरोना ग्रहण लगा हुआ है। पिछली बार कई पुजारी और कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए थे। मंदिर को अब नई कोरोना गाइडलाइंस के तहत खोला तो जा रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं के साथ ही पंडे पुजारियों को भी प्रवेश की अनुमति तभी मिलेगी जब वे कोरोना का टीका लगवाकर आने का प्रमाण देंगे। प्रोटोकॉल हमारा बनेगा, जिसमें सभी पंडे पुजारियों की एक बैठक भी ली जाएगी, प्रबंध समिति में डिस्कशन भी होगा और उस पर इस चीज पे भी जोर दिया जाएगा कि जितने भी न केवल पंडे पुजारी बल्कि हमारे मंदिर में काम करने वाले कर्मचारी हैं, सबके लिए वैक्सीन जो है वो 100% अनिवार्य होगा। उसके बिना किसी को भी मंदिर में आने की इजाजत नहीं होगी। महाकाल मंदिर, काल भैरव और मंगलनाथ मंदिर में न सिर्फ उज्जैन बल्कि बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसे 28 जून से खोलने की तैयारी हो चुकी है। ऐसे में सिर्फ उन्हें ही एंट्री मिलेगी जिन्होंने कोरोना का टीका लगवाया है या 48 घंटे के पहले की RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखाई है। लगता है कि प्रस्ताव मेरे द्वारा रखा जाएगा जिसपे सभी की सहमति भी होगी, क्योंकि न केवल मंदिर के लिए बल्कि वहाँ के सभी कर्मचारियों के लिए, पंडे पुजारियों की सुरक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा। महाकाल मंदिर में 16 पुजारी और इनके 2-2 प्रतिनिधि, 22 पुरोहित, 326 कर्मचारी, परिसर में स्थित 44 अन्य मंदिरों के पुजारी, 120 सुरक्षा कर्मी और 100 सफाई कर्मी सहित करीब 450 लोग सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक मंदिर में प्रवेश करते हैं। इनमें से कईयों ने टीका नहीं लगवाया है। कलेक्टर के आदेश के बाद अब इन्हें 28 जून से पहले ही टीका लगवाना जरूरी होगा। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। राजधानी भोपाल में आधे घंटे की बारिश और तेज हवा ने शहर का बुरा हाल कर दिया। तेज आंधी और बारिश से कई मकानों को नुकसान पहुंचा। वहीं पुराने शहर में कई पेड़ गिर गए। एक युवक की पेड़ के नीचे दबने से मौत हो गई। बारिश से हुई तबाही का जायजा लेने कलेक्टर और DIG मौके पर पहुंचे। उधर होशंगाबाद में मानसून की दस्तक के साथ ही परेशानियां बढ़ गई। शुरुआती हल्की बारिश ने ही प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया और इंतजाम के तस्वीरें ऐसी हैं कि सड़कें पानी से लबालब हैं। संभागीय मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में 2 दिनों की बारिश से जल भराव हो गया और बत्ती गुल होने से ब्लैक आउट की स्थिति हो गई है। शिवपुरी के खतौरा में तेज आंधी, पानी से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तेज हवा और बारिश से कई गांवों में बिजली के तार गिर गए। कई कच्चे मकान धराशायी हो गए। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तेज आंधी और बारिश का कहर यहां पर दिखा गया। शिवपुरी की तस्वीरें आपके साथ।